वेल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग आप लोगों को। जो अभी हम लोग ऊर्जा का कल स्रोत पढ़ रहे थे, जो हम लोग कल कहाँ तक पढ़ चुके थे, उससे आगे आज हम लोग जानेंगे। आज हम लोग को आज चल रहा आप लोग को फिजिक्स में ऊर्जा का स्रोत लास्ट चैप्टर आप लोग का फिजिक्स है। इसके बाद समाप्त हो जाएंगे आप लोग का फिजिक्स। तो हम लोग को आज पढ़ना है तापीय शक्ति के बारे में, तापीय शक्ति संयंत्र के बारे में, तापीय शक्ति संयंत्र, तापीय शक्ति संयंत्र। तो समझिएगा, तापीय शक्ति संयंत्र शक्ति स्टेशनों में जीवाश्म ईंधन की बड़ी मात्रा प्रतिदिन जलाई जाती है। जो शक्ति स्टेशन होते हैं उसमें बड़ी मात्रा में आप लोगों को प्रतिदिन क्या ईंधन को बड़ी मात्रा में प्रतिदिन जलाया जाता है, ताकि वहाँ से पानी गर्म कर भाप उत्पन्न की जाती है। पानी को गर्म करके क्या उत्पन्न किया जाता है? भाप। पहले आपका पानी, मान लीजिए यहाँ पे पानी है, इस पानी को गर्म करता है। इस पानी को क्या करता है? इसमें पानी है, मान लीजिए पानी को जब गर्म किया जाता है, यहाँ से गर्म किए जा रहा है आपका पानी को। जब पानी को गर्म किया गया, क्या किया गया? पानी को गर्म, जैसे ही गर्म किया जाएगा पानी आपका गर्म होगा, तो गर्म होकर उसमें से क्या निकलेगा? भाप निकलता है। पानी गर्म होने के बाद इसमें से क्या निकलेंगे? आपको भाप निकलेंगे पानी गर्म होने के बाद। और जब भाप निकलेंगे तो उत्पन्न की जाती है पानी, ताकि पानी गर्म कर भाप उत्पन्न की जाती है। यह भाप विद्युत उत्पन्न करने के लिए टरबाइन चलाई जाती है। और जब ये विद्युत उत्पन्न करने के लिए भाप को क्या किया जाता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए भाप से विद्युत उत्पन्न करने, अभी भाप से हमको क्या उत्पन्न करना है? विद्युत उत्पन्न करना है। ये भाप से विद्युत उत्पन्न करने के लिए टरबाइन चलाया जाता है। उत्पन्न करने के लिए क्या चलाया जाता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए टरबाइन को चलवाया जाता है, टरबाइन को चलाया जाता है, टरबाइन को चलाया जाता है। समान दूरी तक कोयला पेट्रोलियम के परिवहन, और समान दूरी तक आपका कोयला पेट्रोलियम के परिवहन की अपेक्षा विद्युत का संचरण अधिक दक्ष होता है। और समान दूरी तक कोयला पेट्रोलियम के परिवहन की अपेक्षा क्या होता है? विद्युत का संचरण आपका अधिक दक्ष होता है। इसलिए अनेक तापीय विद्युत संयंत्र कोयला तेल क्षेत्र निकट स्थापित किए जाते हैं। तापीय शक्ति संयंत्र का पद का उपयोग इसलिए होता है आपका, क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ईंधन को जलाया जाता है। यानी इसमें ऊष्मा को उत्पन्न करने के लिए किसको जलाया जाता है? ईंधन को जलाया जाता है। इसलिए तापीय शक्ति संयंत्र का नाम उपयोग किया जाता है। और ऊष्मा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। ऊष्मा किस रूप में बदल जाता है? आपको ऊष्मा आपका विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाते हैं। ऊष्मा बदल के किस में चले जाते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदल जाते हैं। आपका ऊष्मा किस में बदल गया? विद्युत ऊर्जा में आपका बदल जाता है। अब चलिए, यहाँ तक बात आपको समझ आ चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं जल शक्ति संयंत्र के बारे में। किसके बारे में? जल शक्ति संयंत्र के बारे में समझिएगा आप लोग। जल शक्ति संयंत्र के बारे में। अब किसके बारे में? जल शक्ति संयंत्र के बारे में। जल शक्ति संयंत्र, जल शक्ति संयंत्र। अब देखिए, जल शक्ति संयंत्र को आप लोग ध्यान से समझिएगा। बहते पानी की गति ऊर्जा, ये आपकी फ्लो हो रही है, पानी आपकी बहती हुई होती है, बहती हुई, मान लीजिए पानी की आपका बहती हुई पानी की गति ऊर्जा ऊंचाई पर स्थित पानी की स्थिति ऊर्जा एक दूसरे का परमगत स्रोत होता है आपका। जब आपका पानी बहता हुआ रहता है तो गति ऊर्जा ऊंचाई पर स्थित पानी, आपका जो ऊंचाई पर स्थित पानी होती है, स्थिति ऊर्जा का एक दूसरे का क्या होता है? ऊर्जा का एक दूसरे का परमागत स्रोत होता है। जल शक्ति संयंत्र गिरते हुए पानी को स्थिति ऊर्जा में, जल शक्ति संयंत्र क्या करता है? गिरते हुए पानी को, जैसे मान लीजिए यहाँ से गिर रहा है पानी, गिर रहा है आपका पानी, गिरते हुए पानी को क्या करता है? गिरते हुए पानी को आपको
स्थिति ऊर्जा से गिरते हुए पानी को आपको स्थिति ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। गिरते हुए पानी को स्थिति ऊर्जा से किस में चेंज कर देते हैं? स्थिति ऊर्जा से आपको स्थिति ऊर्जा को किस में चेंज स्थिति ऊर्जा आपको वो चेंज कर देता है या विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है? विद्युत ऊर्जा में। तो आपने क्या सीखा कि जल शक्ति संयंत्र के द्वारा गिरते हुए पानी को स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। चूंकि जलप्रपात बहुत कम है, क्योंकि किस लिए हो जाता है? इसलिए चूंकि इसलिए हो जाता है कि जलप्रपात आपका बहुत कम होते हैं। जलप्रपात आपका क्या है? बहुत कम होते हैं, बहुत कम है, कम है। अब ध्यान रखिएगा, जिनका उपयोग स्थिति ऊर्जा के स्रोत रूप में किया जा सके। जलप्रपात बहुत कम है जिनका उपयोग हम किस रूप में कर सके? स्थिति ऊर्जा में कर सके। जल शक्ति संयंत्रों को बांधों से संबंध होते हैं। जो आपका जल शक्ति संयंत्र होता है किससे संबंधित होता है? गिरते हुए पानी स्थिति ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जल शक्ति संयंत्र शक्ति बांधों से संबंध होते हैं। गत शताब्दी के समय संसार में अनेक बांध बनाए गए थे और गत शताब्दी में संसार में बहुत सारे बांध बनाए गए हैं। भारत में हमें ऊर्जा की आवश्यकता 1/4 की पूर्ति जल विद्युत संयंत्र के द्वारा होता है। 1/4 की पूर्ति हमको किसके द्वारा होता है? हम लोगों को, तो हम लोगों को किसके द्वारा? जल विद्युत संयंत्र के द्वारा होता है। हम लोग एक बात को लिख सकते हैं कि हमें जल संयंत्रों के द्वारा भारत में हमारे देश में भारत में हमारी ऊर्जा आवश्यकता की 1/4 आवश्यकता की 1/4 की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों द्वारा होता है। तो हमारे भारत में हमारी ऊर्जा की आवश्यकता कितना है? 1/4 की पूर्ति किसके द्वारा किया जाता है? जल विद्युत संयंत्र के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जल विद्युत संयंत्र के द्वारा किया जाता है। कितनी ऊर्जा की आवश्यकता? 1/4 का। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदी पर ऊंचे बांध के प्रवाह को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदी पर ऊंचे बांध बनाकर पानी के प्रवाह को रोकने के लिए बनाया जाता है और विशाल हौजों में पानी जमा की जाती है। अब बहुत बड़ा एक डैम में पानी को जमा किया जाता है। हौज में बहुत बड़ा विशाल डैम में क्या किया जाता है? आपको हौज में पानी जमा किया जाता है और ऊंचा उठता है। इस प्रक्रिया में बहते हुए पानी को स्थिति ऊर्जा में बदल जाती है। बांध में ऊंचे ऊंचे तल पानी को पाइप द्वारा बांध की तली में, बांध के ऊंचे ऊंचे जो तल होते हैं उसके पानी के पाइपों द्वारा बांध की तली पर विद्युत जनित्र के एक टरबाइन तक पहुंचाया जाता है। जो विद्युत जनित्र के एक टरबाइन होते हैं वहां तक पहुंचाया जाता है और यह पानी टरबाइन को घुमाता है। यह टरबाइन पानी क्या करता है? टरबाइन को घुमाता है। अब घुमाने के बाद चूंकि वर्षा काल में प्रत्येक बार हौज में पानी पुनः भर जाएगा, इसलिए जल विद्युत स्रोतों को समाप्ति की चिंता नहीं होती है। अतः जल विद्युत स्रोत ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। अब बात आ गई कि अब बोले पानी समाप्त होंगे या नहीं। देखिए
पानी जैसे ही समाप्त, लेकिन वर्षा होने के बाद जैसे ही हम लोग का पानी फिर डैम में क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे, बहुत बड़े बड़े हौज में भर जाएंगे, जिसके कारण पानी की कभी समाप्ति नहीं हो सकती। इसलिए जल विद्युत स्रोत आपका ऊर्जा का क्या है, नवकरणीय स्रोत है। आज से पूछा जाए कि जल विद्युत स्रोत का कैसा स्रोत है, तो आपका नव ऊर्जा का नवकरणीय स्रोत है। जल विद्युत स्रोत ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा, आप लोग देखिएगा इस इमेज का जल ऊर्जा विद्युत संयंत्र, जल शक्ति संयंत्र या जल विद्युत शक्ति, आपका ये यही चीज एक ही चीज होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखिएगा, आपको क्या बोला गया कि नदी पानी के तल में जमा के जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदी पर ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। नदी पे क्या किया जाता है, आपको ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। जब बांध ऊंचा ऊंचा, ये नदी है आपका, मान लीजिए आपका जो पार्ट देख रहे हैं ये नदी हो गया, यहाँ से आपका, यहाँ पे ये नदी है आपका। नदी को क्या किया जाता है, ऊंचे बांध बनाकर प्रामाणिक पानी को रोकने के लिए बनाया जाता है, और विशाल हौज में पानी जमा किया जाता है। एक हौज में आपका पानी को जमा किया जाता है, और पानी को जैसे ही जमा करने के बाद इस प्रक्रिया में बहते हुए पानी को गति ऊर्जा को क्या होता है, गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में बदल जाती है। अब बांध के ऊंचे ऊंचे पानी को पाइप द्वारा बांध की तली में, अब बांध के पाइप के तली में क्या किया जाते हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, बांध की तली में आपको में विद्युत जनित्र, यहाँ बांध के तली है, ठीक ना, यहाँ पर विद्युत जनित्र टरबाइन तक पहुंचाया जाता है। यह आपका टरबाइन हुआ, यहाँ तक पहुंचाए जाते हैं, और यह पानी टरबाइन को घुमाता है। पानी क्या करता है, पानी को, ये जो टरबाइन होता है यह पानी को नचाता रहता है, ऐसे नचाते रहते हैं पानी को। जब नचाते हैं पानी को, तो वर्षा काल में तो आपको पता है जैसे पानी खत्म होंगे फिर भर जाएंगे वर्षा होने के बाद डैम में, हौज में। जल विद्युत स्रोत की समाप्ति नहीं हो सकती है जल ऊर्जा। तो ये आपका पावर, जब ये टरबाइन हुआ, यहाँ से आपका जनित्र है, यहाँ पावर हाउस हो गया, यहाँ पावर हाउस से लाइन, आपको पावर लाइन यहाँ जाएंगे, और यहाँ से जब पावर लाइन जाएंगे तो वन, अब जितना होंगे उतना विद्युत ऊर्जा आपको लाइन दिया जाएगा, पावर लाइन से, पावर हाउस से पावर लाइन में लाइन, और पावर लाइन से आपको ट्रांसफार्मर देकर अपने घर में, सभी को घर में लाइन दिए जाएंगे। यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, तो ये हौज हो गया आपका, इसमें पानी जमा होते, कहाँ पे पानी जमा होगा आपका, इसमें पानी जमा होता है, ये हौज है आपका, इसमें पानी जमा है। ये देखिए आपका ये नदी हुआ, ऐसे गया, इसमें पानी यहाँ पे जमा हुआ, आपको ऊंचे ऊंचे बांध पे बना दिए गए हैं ये पानी। ये गेट है आपका, जल का पार्ट जो दिख रहा है ये गेट हो गया पानी को जाने के लिए अंदर, ये गेट द्वार हो गया, ठीक है, हो गया आपका गेट द्वार, द्वार हो गया। ये पाइपलाइन, यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, नदी हो गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये नीचे आपका टरबाइन हो गया। तो ये सब था। अब जल विद्युत से लाभ क्या है, इस बात को समझिएगा। जल विद्युत के लाभ, जल विद्युत के लाभ, तो जल विद्युत के लाभ के बारे में समझिएगा। जल विद्युत के लाभ को हम लोग देखें तो सबसे पहले समझिएगा ऊर्जा का, ऊर्जा का यह स्रोत नवीकरणीय और क्या होते हैं, प्रदूषण मुक्त होते। जो जल विद्युत है ना, ऊर्जा का स्रोत नवीकरणीय, प्रदूषण से मुक्त रहते, इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होते हैं। पहला बात तो ये आपका लाभ है, प्रदूषण मुक्त है। दूसरा क्या हो जाएगा, अन्य प्रकार के शक्ति संयंत्रों से, अन्य प्रकार के
संयंत्रों से संयंत्रों की तुलना कर लीजिएगा, संयंत्रों की तुलना में जल विद्युत उत्पादन की कमी होगी, उत्पादन की कीमत की होती, उत्पादन की कीमत कम होती है। तीसरा बात ध्यान रखिएगा, जल विद्युत संयंत्र जल विद्युत संयंत्र के लिए बनाए गए बांध बाढ़ का नियंत्रण और सिंचाई के लिए सहायक होते हैं, सिंचाई में भी सहायक होते हैं। जो तो जल विद्युत संयंत्र के लिए बनाए गए बांध का बाढ़ का नियंत्रण और सिंचाई में भी क्या होते हैं, आपका सहायक होते हैं। अब बाबू आप लोग को यहाँ तक जो जल विद्युत के लाभ के बारे में पता चल चुका होगा कि जल विद्युत के लाभ क्या है। तो जल विद्युत के लाभ आपको 3 बताए हमने। ऊर्जा की स्रोत नवीकरणीय है और प्रदूषण मुक्त है। दूसरा हमने बताया कि अन्य प्रकार के शक्ति संयंत्रों की तुलना में जल विद्युत का उत्पादन कीमत कम होती है। तीसरा आपको मैंने बताया कि जल विद्युत संयंत्र के लिए बनाए गए बांध बाढ़ के नियंत्रण और सिंचाई में भी क्या होते हैं, आपका सहायक होते हैं। चलिए अब हम लोग आपको बताते हैं इससे आगे जल विद्युत की हानियां क्या है। ये सब क्वेश्चंस आपका पूछा जा सकता है, VVI है, 2 सब्जेक्ट में काम करेंगे। आपको भूगोल में भी काम करेगा और बायोलॉजी में भी काम कर रहे हैं, आपको फिजिक्स में भी बहुत सारे, इसलिए VVI हो जाते हैं। कोई किसी भी सब्जेक्ट में, सोशल साइंस में भी पूछा जा सकता है आपको और साइंस में भी। तो जल विद्युत की हानियां के बारे में देखिएगा आप लोग। अब जल विद्युत की हानियां, जल विद्युत की हानियां समझिए, जल विद्युत की हानियां क्या है। तो जल विद्युत की हानियां के बारे में समझिएगा। सबसे पहले आप लोग तो हानियां क्या होगा, तो आप लोग लिखिएगा। जब क्वेश्चन पूछा जाए कि जल विद्युत की हानियां को लिखिए, तो आप लोग लिखिएगा जल विद्युत की हानियां जब लिखित है, पहला नंबर लिखिएगा आप लोग सिर्फ सीमित संख्या में। सिर्फ सीमित संख्या में ऐसे स्थान विशेषकर पहाड़ी भूभाग भूभागों पर बांध बनाए जाते हैं, बांध बनाए जा सकते हैं। दूसरा बात ध्यान रखिएगा, बांध के कारण कृषि योग्य भूमि
भूमि और मानव विकास के मानव निवास के बड़े क्षेत्र को त्यागना पड़ता है। त्यागना पड़ता है। क्यों त्यागना पड़ता है तो समझिएगा, क्योंकि वह जलमग्न हो जाता है, यानी पूरे जल से भर जाता है, जिसके कारण क्योंकि विशाल पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाते हैं, और वहाँ का आपका विशाल पारिस्थितिक तंत्र क्या हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं जब बांध में पानी अंदर डूब जाते हैं, जब बांध में पानी के अंदर डूब जाते हैं। तीसरा बात आप लोग लिखिएगा, जलमग्न वनस्पति अनक्षी शर्तें को अनक्षी शर्तों के अधीन शर्ती है, शर्तों के अधीन शर्ती है। और मीथेन बड़ी मात्रा में उत्पन्न करती है। मीथेन बड़ी मात्रा में उत्पन्न करती है। अब चलिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा इस बात को, बाबू आप लोग ध्यान। अब यहाँ पर हम लोग बड़े बड़े बांध निर्माण के साथ कुछ समस्या भी जुड़ी हुई रहती है। बड़े बड़े बांध होते हैं, उनके साथ एक कुछ ना कुछ समस्या जुड़ी रहती है। यह विस्थापित व्यक्तियों को संतोषजनक और पूर्ण आवास की समस्या उत्पन्न करती है। गंगा नदी पर कौन सा बांध है, तो टेहरी बांध। गंगा नदी पे याद रखिएगा कौन सा बांध, टेहरी बांध। टेहरी बांध। नर्मदा नदी पे कौन सा बांध, नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण का विरोध ऐसी समस्या के कारण होता आया है। बड़े बड़े बांधों का की कुछ समस्या जुड़ी थी, जो गंगा नदी पे भी टेहरी बांध पर, नर्मदा नदी आपका सब में समस्या इस बांध पे हुआ था। बनाने के समय, निर्माण के समय विरोध हुआ था। अब हम लोग कल आप लोगों को बताया जाएंगे ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के उपयोग के लिए औद्योगिक सुधार के बारे में, और उसके बाद आप लोगों को एक और आप लोग सीख लीजिए, एक पॉइंट को और जान लीजिए कल। इसके बाद हम लोग आज अभी जान लेते हैं, फिर जैव द्रव्यमान के बारे में जान लीजिए। जैव द्रव्यमान के बारे में, जैव द्रव्यमान। तो जैव द्रव्यमान को देखिएगा आप लोग। तो जैव द्रव्यमान ईंधन के रूप में जलावन लकड़ी का उपयोग बहुत समय तक होता रहा है। ईंधन के रूप में जलावन का उपयोग बहुत समय तक होता रहा है, बहुत समय से होते रहा है। किसका उपयोग, आपका ईंधन का, जलावन का, ईंधन के रूप में। यदि हम सुनिश्चित कर ले कि पर्याप्त वृक्षारोपण किया गया हो, जलावन की लकड़ी लगातार आपूर्ति हो सकती थी। जो जलावन का लकड़ी आपको क्या है, लगातार आपूर्ति हो सकती थी। ईंधन के रूप में गोबर से बने गोईठा का उपयोग भी हम लोग सब परिचित है।
आप लोग जानते हैं कि लकड़ी भी जलावन के रूप में प्रयोग किया जाता था। ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? लकड़ी का जलावन, लकड़ी का जलावन, लकड़ी का जलावन, गोबर का गोईठा, ये सब किसके रूप में? ईंधन के रूप में। गोबर का गोईठा, गोबर से बने गोईठा, गोबर से बने गोईठा, गोईठे का उपयोग आप लोग सभी लोग जानते हैं। भारत में पशुधन की बड़ी आबादी है। हमारे यहाँ पशुधन बहुत बड़ी मात्रा में होती है, बड़ी आबादी है। यह भी हमें ईंधन का स्थायी स्रोत सुनिश्चित करता है, चूंकि ईंधन पौधे और पशु उत्पाद है। जो ये ईंधन है गोबर से बने गोईठा किस पर? ये पौधे और पशु के उत्पाद पर आधारित है ये सब। अतः इन ईंधन का स्रोत जैव द्रव्यमान, इन ईंधनों का स्रोत को हम क्या कहते हैं? जैव द्रव्यमान कहा जाता है। किंतु ये ईंधन जलने पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते, लेकिन ये जलने पर ये सब जो लकड़ी का जलावन, गोबर से बने गोईठा ईंधन होते हैं, ये सब ईंधन जलने पर क्या करते हैं? आपको जलने पर बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते हैं। जब उन्हें जलाया जाता है तो वो बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करते हैं। जब ये लकड़ी का जलावन या गोबर से बने गोईठा को जलाया जाता है तो आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा धुआं उत्पन्न होता है। अतः इन ईंधनों की क्षमता में सुधार आवश्यक है। जो ईंधन है, इन ईंधनों के सुधार, क्षमता में सुधार की आवश्यक है। जब लकड़ी को ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में जलाई जाती है, आप एक बार में देखिए ऑक्सीजन मिलते रहेंगे तो लकड़ी जलती रहती है। आप किसी चीज़ में मान लीजिए, आप मान लीजिए कहीं पर लकड़ी जला रहे हैं, मान लीजिए आप किसी डब्बा, मान लीजिए आप किसी चीज़ का अथी बनाइए एक कंटर में या कुछ भी चीज़ में, अब उसमें भर दीजिए लकड़ी बहुत ज़्यादा, उसमें एक भी जगह खाली रखिए, उसमें जलाइए, लकड़ी आपकी नहीं जलेगी क्योंकि उसमें क्या होती है? ऑक्सीजन नहीं जाएगी। लेकिन 2 3 4 लकड़ी रख दीजिएगा और तो वहाँ पे ऑक्सीजन जाते रहेंगे तो वे जल जाते हैं, अच्छी तरह से जलेंगे। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति जलाई जाती है। इसमें मौजूद पानी, जो उसमें मौजूद पानी होता है, वाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं और अवशेष के रूप में क्या बच जाते हैं? जो मान लीजिए ईंधन है, इस ईंधन में आपका क्या होता है? इस ईंधन में आपका पानी होते हैं, लकड़ी है मान लीजिए, इस एक लकड़ी ईंधन के रूप में क्या आपका? ईंधन के रूप में एक लकड़ी लीजिए, आप क्या लेंगे ईंधन के रूप में? लकड़ी जलावन के रूप में लकड़ी। लकड़ी में क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिए इसमें चारकोल होगा, क्या होगा? चारकोल। और इस पानी होंगे, चारकोल और पानी। तो पानी क्या हो जाएगा? पानी आपको वाष्पशील पदार्थ बनकर बाहर निकल जाता है आपका पानी। और चारकोल जो अवशेष बचते हैं, क्या बच जाता है आपका? चारकोल जो अवशेष बचते हैं वह चारकोल बिना लौ से जलता है, बिना लौ से जलता अपेक्षाकृत धुआं रहित होता है। जो चारकोल आपका होता है वह क्या होता है? धुआं रहित होता है, उसमें धुआं नहीं रहते हैं। अब इसके बाद समझिएगा आप लोग द्वारा, इसमें उच्चतर ऊष्मा उत्पादन क्षमता, इसमें उच्चतर ऊष्मा का उत्पादन क्षमता होता है, उत्पादन का क्षमता होता है। इस प्रकार गोबर फसल कटने के बाद अनेक पदार्थों का अवशेष, वनस्पति अवशिष्ट, वहित मालजाल बायोगैस उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित किए जाते हैं, उसको डिकम्पोज किया जाता है। इसके अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अतः बायोगैस सामान्यतः गोबर गैस कहलाते हैं। बायोगैस सामान्यतः को क्या कहलाते हैं? गोबर गैस कहलाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। बायोगैस आपको सामान्यतः, बायोगैस समानता आपको गोबर गैस कहलाते हैं, गोबर गैस कहलाते हैं। बायोगैस समानता आपको क्या कहलाते हैं? गोबर गैस कहलाते हैं। आज आप लोग इतना ही रहने दिया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यदि दोस्तों के पास अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग।